सेल को दो तरीके से पढ़ने की कोशिश की। एक तो हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी सेल पढ़ने की कोशिश की यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने 4 या 5 हेडिंग में पढ़ा। पहली हेडिंग थी सेल एनवेलप। तो देखने की कोशिश करिए कि क्या सिमिलरिटीज हैं आपस में। फिर हम साइटोप्लाज्म में गए और उसके अंदर हमने राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज पढ़े। और हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो गई। सेल एनवेलप में हमने 3 चीजें पढ़ी, याद है? yes, हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत प्लान स्टडी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपको कभी बेवकूफ नहीं बनाती, बहुत प्लान तरीके से पढ़ाते। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर घुसो, सबसे पहले 3 लेयर मिलेंगी। बोलो कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, नाम क्या है? सेल एनवेलप। उसके अंदर घुसो, क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस विल फॉर्म। उनमें मिलेंगे इंक्लूजन, उनमें मिलेंगे राइबो। बस बोले इतना पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। और अब इतने प्लान से वो आपको यूकैरियोट की तरफ लेके चलते हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। वो कहते हैं यूकैरियोट में जाओगे तो भी आपको पहले बाहर 2 लेयर मिलेंगी। यस, अगर प्लांट होगा तो। अगर तो बताओ क्या मिलेगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। यस, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। पर उन्होंने पहले बेटा क्या पढ़ाई? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन ही क्या सिक्रीट करेगी? सेल वॉल। और अब बुक इतनी अवेयर है कि अगर बच्चा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुका है तो अब वो सेल के अंदर घुसेगा और सेल के अंदर उसे मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। और जो होगा मेम्ब्रेनस। बोलो क्या? मेम्ब्रेनस। और इसके अलावा मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल। बोलो क्या नाम? और बुक ने अपने आप में ये डिसाइड किया है कि पहले वो क्या पढ़ाएगी? फिर क्या पढ़ाएगी? न्यूक्लियस। और उन्हें मालूम है कि जब यूकैरियोटिक सेल में घुसोगे तो सेल ऑर्गेनेल 2 प्रकार के, एक कैसे? मेम्ब्रेनस। फिर से बोलो। और एक कैसे? नॉन। तो मेरे बच्चों, कोई भी चीज जबरदस्ती हैफजन में पढ़नी ही नहीं। सर हम प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ चुके हैं, हमारी जेब में। सर हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, 2 चीजें पढ़ चुके हैं। बोलो क्या क्या? सेल वॉल, सेल। अब सर हम एंट्री लेते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म। और क्या पढ़ते हैं? सेल ऑर्गेनेल। कितने प्रकार के? एक कौन? मेम्ब्रेनस। दूसरा? और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में उन्होंने आपको एक सिस्टम पढ़ाया है। क्या नाम है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो मैं आपको मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के बारे में सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूं। तो पहले तो आप मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल लिखते ही समझ जाइए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल। और एक बात, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड। सो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, they are structurally and functionally coordinated। और इन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरली कोऑर्डिनेटेड नहीं है, नो कोऑर्डिनेशन। बट फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है।
यानी उनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी एक बंदे का फंक्शन दूसरे से रिलेटेड है। और जो लोग फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, कैसे होते हैं, फिर से बोलो, और कैसे होते हैं, फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड, ये एक सिस्टम पैदा करते हैं और इस सिस्टम को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो जैसे ही मैं बोलूं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, आप घबरा जाओ नहीं, बोलो सर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज अ, फिर से बोलो, these are membranous cell organelles which may be structurally not coordinated but functionally। हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेट ना करें लेकिन उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर से, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? हटा रहा है, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? दीज आर द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, सिस्टम ऑफ which may be structurally not coordinated but functionally coordinated। और पेन थोड़ी देर के लिए रुको और देखो कितना जबरदस्त सिस्टम। और जो लोग इसे सीख जाएंगे उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं। बोलते हैं सर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, क्या होता है बेटा? और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, बोलो क्या होता है? और डीएनए सेंट्रल डॉग्मा मेंटेन करता है, क्या? बेटा मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां भी बैठे हो बदतमीजी मत करना वरना मैं क्लास छोड़ दूंगा और भगा दूंगा तुमको। क्या होता है? यानी डीएनए जहां होगा वो क्या प्रीफर करेगा? सेंट्रल डॉग्मा। और डीएनए जैसा होगा वैसा क्या बनाएगा? एमआरएनए। फिर से बोलो, और एमआरएनए जैसी होगी क्या बनाएगी? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनेंगे? एंजाइम। हाँ, तो बताइए अगर मुझे एंजाइम बनाना है तो जर्नी कहां से चालू होगी? डीएनए। और डीएनए मतलब न्यूक्लियस। तो पहले डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से, प्रोटीन से, पक्का? और एंजाइम को खुला छोड़ेंगे कि स्टोर करेंगे? इतना जबरदस्त सिस्टम है कि बोलते हैं डीएनए ने एमआरएनए बनाया और वो एमआरएनए ईआर में गया। कहां पर गया? ईआर। व्हाट इज ईआर? लिखना नहीं है, कसम है, लिखा तो मैं सबको अलग से दूंगा यार, सब कुछ लिखा दूंगा, जब फील कर लोगे अपने आप आ जाएगा। बोले डीएनए से एमआरएनए गया ईआर। कहां गया? ईआर। फिर से देखो, आपको मालूम है, बताओ यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, सेंट्रल डॉग्मा याद है, और आपको सेंट्रल डॉग्मा बतानी है, जैसा डीएनए वैसा, शाबाश, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, और जैसी प्रोटीन। तो बताओ ये एंजाइम सेल के अंदर बन रहे हैं और साइटोप्लाज्म में छोड़ा गया कि मेम्ब्रेन के अंदर? और ये एंजाइम बनाने के लिए आपको कहां से चालू करना पड़ेगा? डीएनए। तो बोलते हैं डीएनए से पहले बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? और एमआरएनए भेजा जाएगा ईआर। बोलो कहां? और ईआर में होंगे राइबोसोम। क्या होंगे? यस, राइबोसोम होंगे तो नाम होगा आरईआर। फिर से बोलो, और आरईआर पे होगी एमआरएनए से, डीएनए से बना एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के साथ किसे जुड़ा रहना जरूरी है? क्यों जुड़ा रहना जरूरी है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए, और उस डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। कहां आएगा? आरईआर। आरईआर में क्या होंगे? राइबोसोम। फिर से बोलो, और राइबोसोम में उनकी क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन बन गई? बताओ कितने लोग इन्वॉल्व? 2। एक कौन? न्यूक्लियस, दूसरा ER। अब प्रोटीन जो बनी है वो पूरी तरीके से बेटा सही नहीं है, तो बोला गया प्रोटीन को सही करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए चाहिए गोल्गी बॉडी। बोलो क्या बोला है? तो प्रोटीन का प्रोसेसिंग कहां हुआ? गोल्गी बॉडी में। तो बताओ प्रोटीन बनी कहां थी? हाँ, किससे बनी थी? mRNA बना कहां था? DNA कहां पर है? न्यूक्लियस। तो बताओ न्यूक्लियस की चीजों से क्या बनाया गया? mRNA। mRNA कहां आया? ER। ER में क्या बनी? प्रोटीन। प्रोटीन का क्या हुआ? प्रोसेसिंग। जो मटेरियल बना उसको प्रोसेस, धोला पूछा गया, प्रोसेसिंग हुई, कहां गया? अब गोल्गी बॉडी में जो बना उसका नाम है प्रोटीन और एंजाइम। अब इस एंजाइम को बेटा भरा गया वेसाइकल्स में, किसमें? एंड दीज आर नोन एज लाइसोसोम। फिर से बोलो। और कुछ को भरा गया वैक्यूल में, किसमें? तो वैक्यूल में भरा गया। इसका मतलब है ये सारे के सारे ऑर्गेनेल आपस में स्ट्रक्चरली जुड़े हैं कि फंक्शनल है? और अगर एक का फंक्शन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है तो बताओ ये सारे नॉन मेम्ब्रेनस है कि मेम्ब्रेनस? और सबका काम अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेट। न्यूक्लियस ना होता तो mRNA ना बनता तो प्रोटीन, ER ना होता तो प्रोटीन ना बनती तो प्रोसेस। अगर प्रोसेस करना है तो क्या चाहिए? गोल्गी बॉडी ना होती तो प्रोसेस। गोल्गी बॉडी से बना हुआ प्रोटीन एंजाइम बनाता और उसको पैकेट करने के लिए, भरने के लिए क्या चाहिए? लाइसोसोम ना होते तो उसमें एंजाइम। याद करो, इसीलिए बोलते हैं लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल कहाँ डाला गया? वैक्यूल। तो इन सब का काम आपस में बताओ स्ट्रक्चरली की फंक्शनल है, तो रट्टा मारने की जरूरत। तो अगर मैं न्यूक्लियस हटा दूं, क्या हटा दूं? अब ध्यान सुनो, जो भी गोल्गी बॉडी ने बनाया है सर वो है प्रोटीन। अब उस प्रोटीन को वो सेल के बाहर सिक्रीट कर सकती है बाय द ट्रांसपोर्टेशन। भूल गए आप लोग? बाय द बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम सिक्रीशन भी था। यस सर। और वो सेल के अंदर भी सिक्रीट करती है इन। तो गोल्गी बॉडी जो भी बेटा सब्सटेंस बना है उसे अपने पास भी रख सकती है, सेल के अंदर भी डाल सकती है और सेल के बाहर भी डाल सकती है। इसका मतलब इन सबके काम कोऑर्डिनेटेड है। बोलो क्या है? अब मैंने बताया, बताओ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में न्यूक्लियस को हटाकर कौन कौन होगा? ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। और सर अगर मुझे 2 चीजें और जोड़ने की हिम्मत दी जाए तो मैं उन्हें भी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जोड़ दूंगा। एक इधर न्यूक्लियस, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडो नहीं है, एक्सटर्नल है। और न्यूक्लियस तो हम सेंट्रल बॉडी मानते हैं इसलिए हटा देते हैं। अदरवाइज ये सब आपस में जुड़े हैं। कौन कौन? न्यूक्लियस, ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब जुड़े हैं। तो बताओ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को अगर और डिटेल में पढ़ो, 4 की जगह 6 पढ़ो तो क्या क्या होगा? न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस को मैं एंडोमेम्ब्रेनस में रखता नहीं, हटा दो। अब बताओ अब मैं बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़ाए पूछ रहा हूं। बताओ किस में प्रोटीन बनती है? ER। किस में प्रोसेस होती है? किस में पैक होती है? लाइस। वेस्ट मटेरियल कहां जाता है? और ये सब आपस में स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? अब देखो तुम डेफिनेशन खुद बताओगे। मैं बोलूं व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब देखना, अब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपसे रट्टा मरवा के पढ़ाऊं। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बता पाओगे? दिस इज अ ग्रुप ऑफ endomembranous system is a group of membranous cell organelle। बोलो कैसा? membranous cell organelle। अच्छा, जो structurally coordinated है ना whose functions are coordinated, are coordinated।
और आपकी एनसीईआरटी ने एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कितने लोगों का नाम लिया है? 4। पहला ER, बोलो कौन? ER, बोलो फुल फॉर्म। दूसरा गोल्गी बॉडी, यस गोल्गी बॉडी। फिर कौन सा? लाइसोसोम, थैंक यू वेरी मच। फिर वैक्यूल। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो पेरोक्सीसोम भी है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल तो बेटा क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन इन सब के काम आपस में कोऑर्डिनेटेड। और अगर आपस में इनके काम कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो ये मेम्ब्रेनस तो है लेकिन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं है। क्या मेम्ब्रेनस नहीं है? दे आर मेम्ब्रेनस, बट क्या इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है? यस। क्या माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है? तो क्या इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड? नहीं। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो मेम्ब्रेनस भले हो लेकिन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं। तो बताओ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कितने हैं? 4। चारों याद हैं? पहला गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। तो हमारे हिस्से में पहले कौन आया? ER। तो मैं पहले सबसे पहले ER पढ़ाता हूं। सॉरी, सबसे पहले मैं ER पढ़ाने जा रहा हूं। ER that is known as endoplasmic reticulum. Reticulum. पहला पॉइंट, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई थॉमसन। एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिए, डिस्कवर्ड बाई थॉमसन। थॉमसन। अब ध्यान से, एक साइंटिस्ट का नाम और लिया जाता है, पोर्टर। पोर्टर, क्या कह रहा हूं? अच्छा, KR पोर्टर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इतना नाम याद रखो। बोलो कौन कौन? थॉमसन एंड पोर्टर। 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखिए। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब मुझे वही भाषा लिखनी पड़ेगी जो बुक्स में है। They are membranous structure. Structures attached with outer nuclear membrane. Outer nuclear membrane. तो अब इसे दिखाना भी पड़ेगा कि सर कैसे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो आपको मालूम है न्यूक्लियस के पास अपनी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर और एक आउटर। सो ये रही इनर मेम्ब्रेन, लेट्स सपोज इट इज इनर मेम्ब्रेन, और वो रही आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पड़ा है डीएनए। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ ER अटैच्ड है, कॉन्टिन्यूअस है। Like this. They are the membranous structure attached with outer nuclear membrane. Basically made up of 3 type of structures. ER itself is made up of 3 type of structures. One is known as cisternae. दूसरे हैं ट्यूब्यूल्स, तीसरे हैं वेसाइकल्स। ये याद रखिएगा, मैं और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, पहले आप इतना याद रखिए। बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कितने तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं? 3। बोलो कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल। किसी को मीजोसोम याद है? 3 स्ट्रक्चर थे, क्या क्या? वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लैमेला। याद है? कुछ कुछ वैसे स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर है। नंबर 1 सिस्टर्नी,
वेस्टिब्यूल, वेसाइकल। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं एक एक करके बनाता हूं। सिस्टर्नी आर द प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, interconnected plate like structures, they are the disc like structures. And the tubules are the, आपस में अपने आप ही बोल रहे हैं, the tubules are the tube like structures, they are the tube like structure. And the vesicle are spherical structures. अगर अपनी एनसीईआरटी तुम देख सकते हो, पता नहीं इसमें है कि नहीं, आई डोंट नो, है नहीं है, देखें। चलो भाई, कहां से जाएं? यहां से। मुझे तो नहीं लग रहा होगा, टेलीग्राम से जाएं। बाबा अंसारी, और पीछे जाए, योगेश, वो वेटिंग फॉर नेटवर्क है। सॉरी, तो भैया वापस लौट के बुद्धू घर को आए। लो, हमारा टॉपिक भी चला गया। तो बताओ कितने प्रकार के बेटा हैं? 3। तीनों याद है? बोलो कौन कौन? सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल। जरा मुझे देख के बताओ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में कि क्या आपको कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ईआर देखो, ईआर दिख रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? और कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, मैं पहले न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन बनाऊं, 1 2, ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर बना, माफ कर दीजिए, इसे न्यूक्लियस मान लीजिए। क्या ये न्यूक्लियस? तो बताओ न्यूक्लियस से कितनी मेम्ब्रेन? एक कौन सी? इनर, और एक। अब मैं इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूं ईआर। तो ईआर की कुछ बेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको, लाइक दिस। लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर सिस्टर्नी। वहीं पर कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे। दे आर ट्यूब्यूल्स। और कुछ स्ट्रक्चर बेटा आपको इनसे बर्ड ऑफ मिलेंगे, दे आर नोन एज वेसाइकल्स। तो बताओ ईआर के पास कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं? नंबर 1 सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसाइकल। थक गए? कितनी देर में थक गए? बताओ ईआर में कितने पार्ट? 3। बोलो कौन? वेसाइकल। अब ध्यान सुनना, ये बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन याद रखना। ओनली द सिस्टर्नी पोर्शन, ओनली द, दे हैव द राइबोसोम ऑन द वॉल। यानी मेम्ब्रेन में राइबोसोम रखते हैं, एंड राइबोसोम रखने की वजह से इनका लुक स्मूथ है कि रफ है? रफ है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज RER। व्हाट इज RER?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इस समय पर बहुत बेहतर तरीके से आप इन स्ट्रक्चर को देख सकते हो। जो सिस्टर्नी पोर्शन होगा उसमें तुम्हें राइबोसोम दिख रहे होंगे, और द टिब्यूल पोर्शन, देखो ध्यान से अपनी बुक में, टिब्यूल पोर्शन और वेसाइकल पोर्शन पे राइबोसोम है कि नहीं। तो मेनली टिब्यूल और वेसाइकल पोर्शन दे विल फॉर्म SER। व्हाट इज SER? इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताइए ER कितने प्रकार के? दो हैं। एक कौन? RER, दूसरा कौन? SCR। RER का फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SCR का फुल फॉर्म स्मूथ। तो मैं आपकी एनसीईआरटी को देखने के लिए निमंत्रण फिर से देख रहा हूं, मेरा स्ट्रक्चर देखने के बजाय एनसीईआरटी देखो। बताइए सिस्टर्नी में क्या प्रेजेंट है? RER। क्या उनमें राइबोसोम प्रेजेंट है? और टिब्यूल में बेटा प्रेजेंट है राइबोसोम की नहीं, और वेसाइकल में नहीं। तो बताओ कितने प्रकार का ER? दो। एक कौन? और एक SCR। एक और बात डरते डरते कहना चाहता हूं, सिस्टर्नी में ऑल्सो नॉट हैव, सिस्टर्नी में ऑल्सो नॉट हैव मे डिवाइड ऑफ राइबोसोम। कुछ सिस्टर्नी ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें राइबोसोम ना हो, और अगर उन सिस्टर्नी में राइबोसोम नहीं हुआ तो वो भी किसकी पार्ट हो जाएंगी? SCR। फिर से बोलो, व्हाट इज SCR? एंड इवन ट्यूब्यूल और वेसाइकल जनरली इनमें कभी भी राइबोसोम नहीं। तो बताओ ER कितने प्रकार के? एक की दो? एक कौन? और दूसरा कौन? SCR। फिर बोलते हैं चाहे टिब्यूल हो, चाहे वेसाइकल हो, चाहे सिस्टर्नी हो, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्या ये सेल दिख रही है? पहले इधर देखो तुम, तभी तुम्हें समझ में आएगा। सेल दिख रही है? अच्छा बताओ, सेल में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस के बाद ये ER दिख रहा है? नो सर। इसका मतलब ER कहां पड़े हैं? आकाश में। तो इन्होंने साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में बांट दिया है। एक जो इन सिस्टर्नी के ल्यूमेन के अंदर है, ल्यूमेन के अंदर साइटोप्लाज्म घुस चुका है, इट इज नोन ल्यूमिनल। बोलो क्या है? फिर से बोलो। और बाकी साइटोप्लाज्म जो इनके ल्यूमेन के बाहर है, बताओ ल्यूमिनल के एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो बताओ इन्होंने, इनकी सिस्टर्नी ने, ट्यूब्यूल ने नहीं, इनकी सिस्टर्नी ने पूरे साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है? दो। एक कौन? ल्यूमिनल, और एक कौन? फिर से कहूंगा एनसीईआरटी देखो, मेरे डायग्राम 3D नहीं है, वहां पर 3D डायग्राम बनाए गए हैं। बताइए क्या आपको उसके अंदर ल्यूमेन दिख रहे हैं? सिस्टर्नी के अंदर ल्यूमेन दिख रहा है? तो जो ल्यूमेन का पोर्शन है वो बोलो ल्यूमिनल, और जो ल्यूमेन के बाहर है वो एक्स्ट्रा। इतना गंदा लिख रहा है कि मुझे बना दिखाने का मन नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है मेरे बच्चों ने डायग्राम दिमाग में भर लिया है। बताओ व्हाट इज ER? ER आर मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेन? दे आर अटैच्ड विथ इनर मेम्ब्रेन के आउटर में। कितने पार्ट हैं? 3। बोलो कौन? सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल। कौन प्लेट लाइक? शाबाश। कौन ट्यूब लाइक? और कौन स्फेरिकल? पक्का? वेसाइकल कैसे हैं? स्फेरिकल। अच्छा बताओ जनरली राइबोसोम किनमें? सिस्टर्नी है। और क्या सिस्टर्नी प्लेट लाइक है? और अगर सिस्टर्नी प्लेट लाइक है तो क्या इनके अंदर ये वाला पोर्शन ल्यूमेन वाला है? देखो ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो बना रहा हूं ये ल्यूमेन, और जो मैं दूसरा पोर्शन बना रहा हूं, बताइए ये वाला पोर्शन ल्यूमेन के अंदर की बाहर, ये वाला बाहर, ये वाला तो ल्यूमिनल के एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एक्स्ट्रा। तो बताओ इन्होंने पूरे साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है? 2। वन इज ल्यूमिनल, दूसरा हटा दें। डायग्राम अपनी एनसीईआरटी पे देखना। अब बताओ, फिर से बताओ, तब आगे बढ़ जाए। ER क्या एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पहला सेल ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेनस है? नो सर। और बताओ 3 पार्ट में है, तीनों के नाम? सिस्टर्नी, साइकल, ट्यूब्यूल। कौन प्लेट लाइक है?
कौन ट्यूब लाइक है, कौन स्फेरिकल है, किन में राइबोसोम है, किन में नहीं है, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। राइबोसोम होने की वजह से अपीयरेंस रफ है। रफ का मतलब RER। व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और व्हाट इज SCR? बताओ राइबोसोम कितने प्रकार के? 2। जनरली सिस्टर्नी पोर्शन, जनरली साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट में बांटा है? 2। ल्यूमिन के अंदर, ल्यूमिन के बाहर। अब ध्यान सुनो, फंक्शन ज्यादा PhD से क्वेश्चन आएंगे नहीं, डायरेक्ट फंक्शन से आएंगे। फंक्शंस, पहला RER का फंक्शन सुनो। यस, RER के पास है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स दे आर रिक्वायर्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। कल ही पढ़ा दिया था मैंने, किसमें रिक्वायर्ड है? यस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। और वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कि RER? दैट्स व्हाई RER हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, आधे बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं समझ पाते कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो उन्हें जेनेटिक्स में समझ में आती है। प्रोटीन सिंथेसिस का सीक्वेंस है कि जैसा DNA वैसा mRNA। क्या DNA से mRNA बनता है? mRNA से प्रोटीन। बताइए आपको ये तीनों पार्ट सेंट्रल डॉग्मा में मिले हैं? चलो थोड़ी मदद करो। DNA से DNA रेप्लिकेशन, फिर से बोलो रेप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच। DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो बताइए ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी? RER। और इसीलिए RER उन हर ऑर्गन में ज्यादा होंगे जो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व जितने भी ऑर्गन हैं, उनके पास RER का नंबर कम की ज्यादा। इनमें से 2 ऑर्गन में से एक है पैनक्रियाज। ध्यान सुनना, पैनक्रियाज में RER की भरमार है। दूसरा है ब्रेन, तीसरा है मसल्स। तीसरा क्या है बताइए? मसल्स के पास प्रोटीन चाहिए। यस, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी। तो RER की पोजीशनिंग कौन सी सेल में होगी? सारे ऑर्गन के सेल में होगी, लेकिन ज्यादा कहां होगी? जो प्रोटीन सिंथेसिस में कम है कि ज्यादा? नहीं आया तो नहीं आया, वो बोला नहीं आया। देखो बताओ मसल्स में क्या होती है? पता नहीं। मसल इज मेड अप ऑफ ईंट का पत्थर। मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ब्रेन में प्रोटीन की जरूरत है, पैनक्रियाज में प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम निकलने, और ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन। तो बेटा इनमें प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन जहां जरूरी होगी वहां प्रोटीन बनानी पड़ेगी, और प्रोटीन जहां बनानी है वहां RER कम की ज्यादा। तो बताओ, मैंने 2 ऑर्गन लिखे, एक कौन? पैनक्रियाज, और एक कौन? ब्रेन। मैंने यही 2 क्यों लिखे? क्योंकि जब तुम आकाश का पेपर देने जाते हो, कुछ लोग हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज नहीं करते, आकाश एलन की टेस्ट सीरीज करते हैं, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हैव हाई RER, और ये 2 ऑप्शन जरूर वहां पर होंगे। बोलो कौन? पैनक्रियाज और ब्रेन। और तब आकर आप लौट करके आगे पूछते हो, सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, आकाश में क्वेश्चन आया था, NCERT में लिखा नहीं। आगे सुनो, दूसरा बेटा है SER। भाइयों बहनों ध्यान समझना, SER का फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए मेघा जी खड़ी होइए। आपको मैंने कभी ना कभी मसल्स पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? और मसल में मैंने मायोफाइब्रिल पढ़ाए थे, फाइबर पढ़ाए थे, और मसल टिश्यू पढ़ाए थे। तीनों डिफरेंस। मसल फाइबर,
मसल फाइबर और मसल सेल अलग अलग बात है कि एक ही बात है? चलिए कुछ लोगों को याद दिलाते हैं हम लोग, देखें कितने लोगों को याद आता है। क्या आपको मसल फाइबर और मसल सेल एक ही बात लगती है? बताओ इसकी मेम्ब्रेन का नाम सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। इसके साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म। और फिर इसमें फाइबर पढ़ाए थे मैंने, कुछ लोगों को कुछ भी याद नहीं है। फाइबर तो ये खुद है, फाइब्रिल पढ़ाए थे, एक्टिन और मायोसिन इज द फाइबर और फाइब्रिल, फाइब्रिल। फिर मैंने बोला था मसल फाइबर में न्यूक्लियस होगा, यस न्यूक्लियस होगा, इनका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म। फिर से बोलो। और फिर मैंने बताया था इसमें एक रेटिकुलम होगा, याद है? नाम बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो कौन सा? यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाइयों बहनों बैठ जाओ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is one of the type of SCR. One of the type of SCR. ER है, no doubt. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is ER. लेकिन RER की SCR। और आपको मालूम है इसमें थी कैल्शियम, क्या थी? भूल गए, कैल्शियम थी। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती थी, किसमें? मसल। ये जिस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा उस दिन तुम घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको SCR में केवल ये रटाया गया है कि SCR लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें? लिपिड सिंथेसिस। आपको ये भी पढ़ाया गया है कि सर ये स्टेरॉइड सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, स्टेरॉइड सिंथेसिस। और आपको मालूम होना चाहिए स्टेरॉइड भी एक प्रकार का लिपिड ही है। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन? फिर से बोलो। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं उनको बनाने वाली सेल, उनको में कौन ज्यादा होगा? SCR। फिर से बोलो। और इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में काइलोमाइक्रोन बनाते वक्त क्या और मिसल्स बनाते वक्त क्या चाहिए होता है? SCR। व्हाट इज SCR? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को मतलब नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, कुछ तो जमा ही लेंगे, कुछ तो सो जाएंगे। मन करता है नॉलेज देने का कभी कभी, पर मैं दे रहा हूं, जो लोग कैप्चर कर पाए वो पकड़े। SCR उन हर सेल ऑर्गेनल में होगा जहां पर बेटा स्टेरॉइड हार्मोन बनेंगे। और आपकी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन? दीज आर स्टेरॉइड। बोलो कैसे हैं? बताओ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड। इसके अलावा एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल ग्लैंड जानते हो? एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कैसे होते हैं? स्टेरॉइड। वहां पर RER ज्यादा हुआ कि SCR? सुना और भूल गए, ये मत करो। बताओ SCR का मेन काम? लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस। एक और काम है, कहां पर? मसल्स में। बोलो कहां पर? और मसल में इसका काम है क्या देना? कैल्शियम। फिर से बोलो। और कैल्शियम दे करके क्या करवाना? मसल कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताइए कितने प्रकार के ER? दोनों के काम याद रहेंगे। इसमें प्रोटीन कौन बनाएगा? और RER ही प्रोटीन क्यों बनाए? क्योंकि उसके पास राइबोसोम। तो हमें ER की जरूरत नहीं है। ER की जरूरत होती तो ये भी बनाता, क्योंकि इसका भी नाम स्मूथ है। स्मूथ का मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है। तो ER की जरूरत होती तो ये भी प्रोटीन बनाता, लेकिन ये प्रोटीन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि राइबोसोम। तो प्रोटीन बनाने के लिए ER की जरूरत की राइबोसोम? हाँ, तुम खड़े हो। और कल मैंने पढ़ाया था, यस खड़े हो, कि बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? RER की SCR?
क्या फायदा माइकल जैक्सन है? क्यों पढ़ाएं हम? अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं क्यों पढ़ाएं, तो कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा लिया इसलिए पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल पैसा लिया, मुझे पढ़ाना चाहिए, तो फिर हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएं तुमसे पूछने में? अपना काम करें, चले जाएं। तब आप मेरा कैरेक्टर और मेरी टीचिंग की स्टाइल का एसेसिनेशन करोगे। इनको कुछ नहीं आता, सड़ा मुंह बना के आते हैं, सड़ा मुंह के चले जाते हैं। मैं यही एक्सपेक्टेशन रखूं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, मैं कितना भी पढ़ाऊं, मुंह बना के बैठे रहते हैं। और कल यही क्वेश्चन 3 बार चिल्लाया, 4 बार चिल्लाया, बताओ प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है? और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल ER, SER, RER, राइबोसोम, और राइबोसोम एक है कि बहुत सारे हैं? पॉलीराइबोसोम है। तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम पॉलीराइबोसोम, बोलो ध्यान नहीं आया ना? क्यों जानते हो? भय बिनु होए ना, 2 ठो कंटाप अभी मारे तुम्हें, अगले दिन से तुम सतर्क रहोगे कि पता नहीं कब पूछ ले। कुछ लोगों को तो लगता है हमसे तो पूछेगा ही नहीं, कुछ उनको लगता है कि ये तो हमसे तो पूछेगा ही नहीं। और एक दिन हम सारे बच्चों से पूछेंगे, एवरीवन, कोई नहीं छूटेगा। बस मेरा कोर्स कंप्लीट होने दो, देखना इस क्लास में केवल 100 बचेंगे, सब भाग जाएंगे, पूछेंगे। पर हमको जहां तुम मिल गए बेटा, चौराहे में सब्जी खरीदते हुए, गाड़ी खड़ी करूंगा, चलो बताओ, और वहीं डंडा लेकर के मारेंगे, और बहुत मारेंगे, और 4 लोग लेके चलेंगे ताकि तुम हमसे लड़ो तो हम बच जाएं। कि सर आप तो बोलेंगे सर चौराहे पे क्यों पूछ रहे हैं? कहेंगे यार तुम्हें क्लास में बुलाते हैं, तुम आते ही नहीं हो। तो अब जहां तुम मिलोगे वहां पूछेंगे, नहीं पूछे? पक्का? तो फिर तुम लोग भाग क्यों जाते हो जब मैं पूछना चालू करता हूं? प्लीज हिम्मत बनाए रखो, नहीं मारूंगा, बस बताओ, याद करके आओ, अपना प्रोसेस मेंटेन करो, और देखना तुम्हारा टॉपिक कितनी तेजी से तैयार होगा। कितने प्रकार के ER? एक कौन? दूसरा राइबोसोम है, राइबोसोम। एक और चीज है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। किसमें? जब चीजें जाएंगी गोल्गी बॉडी के पास, किसके पास? तो उनका रास्ता होगा RER से SER, SER से गोल्गी बॉडी। नहीं आया? तो बनेगा कहां? और फिर कहां जाएगा? SER, और फिर कहां जाएगा? गोल्गी बॉडी। तो रास्ते में इनके स्ट्रक्चर कनेक्टेड है कि फंक्शन? और इसीलिए क्या कहलाते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। खत्म हो गया ER, उसमें कुछ नहीं था, NCERT में इतना ही लिखा है, और इसमें इतना बवाल पैदा कर देते हो। अब बुक में कुछ नहीं, अब बता पाओगे? नो, यहाँ पर कुछ नहीं, अब बता देना। बताओ कितने प्रकार के? 2। नहीं, बताओ कितने प्रकार के स्ट्रक्चर? बोले कौन? सिस्टम। कौन है प्लेट लाइट? कौन ट्यूब लाइट? कौन स्पीयर? नींद आ रही है बहुत ज्यादा। ऐसे शोर में अगर कोई सो ले तो वो कुंभकर्ण ही है। हम जानबूझ के शोर करवाते हैं, क्योंकि एक आधे इधर लुढ़कते हैं, एक आधे उधर लुढ़कते हैं। अरे यार एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। तो जर्नी करोगे तो कहां से कहां? SER RER गोल्गी की RER SER? प्रोटीन कहां बनेगी? लिपिड कहां बनेगा? और बताओ स्टेरॉइड कहां बनेंगे? स्टेरॉइड हार्मोन बनाने वाली सेल में क्या होगा? प्रोटीन बनाने वालों में, पैनक्रियाज में, ब्रेन में, टेस्टिस में, लेडिंग सेल में। क्या राजा बाबू कल को पूछे लेडिंग सेल में किसका जरूरत होगा? अरे लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाता है। RER कैसी है? एडिनल कॉर्टेक्स की सेल। जबरदस्त। अब कौन क्वेश्चन कौन पूछेगा? आप पूछो। ल्यूमेन 2 पार्ट कब होगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, इंट्रा ल्यूमिनर। नहीं आया? हाँ, तो का चुप साधी रहे बलवाना। हाँ, चुपचाप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आया? गोल्गी बॉडी।
आओ भैया, गोल्गी बॉडी। एक साइंटिस्ट में कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी साहब ने इन्हें डिस्कवर किया था। शायद 1898 लिखा है, 1898 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। हमारे सर जो हमें पढ़ाते थे पहले, हम वो आपको देते हैं। सर हमारे कहते थे सुनील गोल्गी बॉडी कुछ नहीं है, ER ही है। मैं कहता था क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये ER है तो इसका नाम ER होना चाहिए। बोले पागल हो क्या, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जो जुड़ा रहा उसका नाम, और जो टूट गया उसका नाम, लेकिन मिलेगा न्यूक्लियस के पास ही। तो हमने कहा सर क्या बकवास कर रहे हो, अगर गोल्गी बॉडी ER जैसा ही है तो इसमें भी 3 चीजें होनी चाहिए। बोले हाँ। बोले गोल्गी बॉडी भी उन्हीं 3 चीजों का बना है। बोला कौन कौन? यस, गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल, तीसरा आज अजीब कहानी है, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। लेकिन मेरे पास तो कोई, मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं, कैमिलो गोल्गी गुस्सा आ जाएंगे। अच्छा हमने कैमिलो गोल्गी ढूंढ, मैंने गोल्गी बॉडी ढूंढी, तुम उसको ER बोल रहे हो। पर जिसको लर्न करना, कोई ये मत कह देना कि गोल्गी बॉडी को सर ने ER का पार्ट बोला है। मैंने ऐसा याद करने के लिए बोला है, ऐसा आपको निमोनिक्स बनाकर याद करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये नहीं बोला कि दे आर, ये नहीं बोला। मैं पहले से शुद्ध कर दूं। कल को सर आप ही ने तो पढ़ाया था और उसमें आ गया और हमने कर दिया, गड़बड़ हो गया, -4 चला गया, 1 पहले चला गया, टोटल 5 चला गया। अब हम तुमको मारेंगे, हमें मार नहीं खानी। तो बताओ, गोल्गी बॉडी एक अलग बॉडी है, यस, पर वो कहां मिलेगी? न्यूक्लियस के आसपास, पर न्यूक्लियस से जुड़ी। और कितने पार्ट होंगे? 3। बोलो कौन कौन? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, बट देयर मेन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। यानी गोल्गी की जो मेन बॉडी है, मेन स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। और उसके बाद भैया लोग क्या क्या PhD करवाते हैं, मैं भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलते हैं किसी भी गोल्गी बॉडी में प्लेट लाइक कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक दिस, और बोलते हैं इनका एक कॉन्वेक्स पार्ट होगा। कौन सा पार्ट? दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, हटाओ, बड़ा बनाए। तो बताओ, गोल्गी बॉडी में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यस, ये क्या है? सिस्टर। यस, ये दूसरा कॉन्सेंट्रिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्सो सिस्टर। तीसरा प्लेट लाइक कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर, दे आर सिस्टर्नी। दे ऑल आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन एंड इट इज गोल्गी बॉडी। अब टीचर क्या बताते हैं इसमें, मैं भी वही बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। बोलते हैं इसका एक कॉन्वेक्स एरिया होता है। कौन सा? ये रहा कॉन्वेक्स। अच्छा, हमको बड़ा मुश्किल होता था कॉन्वेक्स और कॉनकेव ढूंढने में। हम इतना परेशान रहते थे, एक तो अंग्रेजी अच्छी थी नहीं, तो हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स कभी भी समझ में नहीं आया। एक दिन मैंने दिमाग लगाया, जो गुफा जैसा केव माने जिसमें ऐसा दिमाग था हमारा। इतने बेवकूफ आदमी का सिलेक्शन MBBS में हो सकता था, तुम तो सब होशियार हो कि नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो एक है कॉनकेव फेज और एक कौन है? अच्छा, कॉन्वेक्स फेज को इन्होंने नाम दिया सिस। बोलो क्या नाम दिया? सिस फेज। और जो कॉनकेव फेज है उसका नाम इन्होंने दिया ट्रांस। बोलो क्या नाम दिया? ट्रांस फेज। फिर इन्होंने एक और नाम दिया कॉन्वेक्स सिस। जो सिस फेज है इसका नाम है फॉर्मिंग फेज। फिर से बोलो, फॉर्मिंग फेज। और जो ट्रांस फेज है इट इज नोन एज मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज। और जितने बच्चे इसको देखते रहेंगे वो घबरा जाएंगे।
और जितने बच्चे ये देखेंगे वो खुश हो जाएंगे। बताओ ये न्यूक्लियस है? थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर डीएनए है। बताओ ये क्या है? हाँ, ईआर है। बताओ ईआर में 3 पार्टें थी, बोलो क्या? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसाइकल। पक्का? अच्छा बताओ सिस्टर्नी रफ था कि हाँ? वाह मेरे बच्चे बहुत मदद कर रहे हो मेरी, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भूलूंगा नहीं। बताओ आर कौन था? सिस्टर्नी। ट्यूब्यूल कैसा था? एससीआर। हाँ, और वेसाइकल कैसा था? एससीआर। पक्का? अब ध्यान सुनना, बोलते हैं आर ने बनाई प्रोटीन, आर ने बनाई प्रोटीन, और प्रोटीन को पैक किया उसने वेसाइकल में। किसमें? ट्यूब्यूल की वेसाइकल, वेसाइकल। थैंक यू वेरी मच। वेसाइकल में पैक कर दिया। जैसे ही पैक किया उसके बाद उन्हें भेजा गया गोल्गी बॉडी में। किसमें बेटा? और गोल्गी बॉडी में वेसाइकल भेजे गए। किसके वेसाइकल? पता नहीं। क्या ये वेसाइकल आए? और ईआर के वेसाइकल आकर इससे मर्ज हो गए। किससे? किस फेज से? और इसलिए यहां पर क्या हो लगा? फॉर्मेशन। क्या होने लगा? सर जी फॉर्मेशन की बजाय बोला जाए मॉडिफिकेशन। बोलो क्या हो गया? यस माई बच्चा, यहां पर चीजों का होने लगा मॉडिफिकेशन। क्या बनी थी? प्रोटीन भरी गई। हाँ, वेसाइकल। आर से कहां गए? एसईआर से गोल्गी बॉडी, एसईआर से। और गोल्गी बॉडी में कौन सा फेज? कौन सा फेज? फॉर्म। और ये वेसाइकल इसके साथ मर्ज होकर के अंदर घुसता गया, और घुसते घुसते होने लगा मैच्योर। क्या होने लगा? मैच्योर कुछ नहीं मतलब मॉडिफिकेशन। क्या होगा? और फिर वेसाइकल बन के ही निकला। किस फॉर्म में? कैसे घुसा? वेसाइकल। निकला वेसाइकल। क्या लेके आया था? प्रोटीन। निकला तो प्रोटीन लेकर कि मॉडिफाइड? तो बताओ प्रोटीन बनी कहां थी? ईआर की आर ईआर बोले थप्पड़ आएंगे। ईआर की आर मॉडिफाई कहां हुई? घुसी कहां से? सिस फेज। निकली कहां से? तो बताओ फॉर्मेशन कहां से हुआ? सिस। मैच्योर कहां से हुआ? ट्रांस। तो सिस फेज से एंट्री की और ट्रांस फेज से निकली, और जब निकली तो प्रोटीन वही थी कि मॉडिफाई? बोलते हैं मॉडिफिकेशन के दौरान इनका हो जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। बोलो क्या हो जाता है? ग्लाइकोसाइलेशन। शब्द याद रखना। कौन सा? ग्लाइकोस। तो जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन रही कि ग्लाइकोप्रोटीन हो गई? तो कोई बताए ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनती है? आर मत लगा देना, मरोगे। ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म इन गोल्गी बॉडी। जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। और मैंने क्वेश्चन 3 बार पूछा, 70% लोग डाउन हो जाते हैं। मैं पूछता हूं ग्लाइकोप्रोटीन दे आर फॉर्म्ड इन एसईआर, आरईआर, गोल्गी बॉडी। बोलो क्या लगाओगे? प्रोटीन कहां बनी? और उसका ग्लाइकोसाइलेशन कहां हुआ? बहुत सिंपल टॉपिक है, समझने लायक है। तो लोगों ने कहा जर्नी में आप ध्यान से देखें, किससे चले कहां चले? आर से वेसाइकल। वेसाइकल इज अ पार्ट ऑफ एसईआर। और वेसाइकल किसमें घुसा? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की सिस की ट्रांस। और निकला कहां? ट्रांस। ट्रांस इज मैच्योरिंग। तो इस वाले फेज का नाम फॉर्मिंग, और इसका मैच्योरिंग। तो फॉर्मिंग से घुसा, मैच्योरिंग से निकला। गोल्गी बॉडी ने अपनी प्रोटीन को बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। प्रोटीन को क्या किया? मॉडिफाई। अच्छा, उन्होंने कहा केवल प्रोटीन को मॉडिफाई किया? नहीं, एसईआर ने बनाए स्टेरॉइड। क्या बनाए? स्टेरॉइड एंड लिपिड। तो बताओ एसईआर ने क्या बनाए? लिपिड। फिर से बोलो, अभी पढ़ाया था। एसईआर ने क्या बनाया? लिपिड। लिपिड को भी भरा किसमें? वेसाइकल। फिर से बोलो। और वेसाइकल को कहां डाला? सिस। सिस की ट्रांस। और ये वेसाइकल भी कहां से निकला? ट्रांस। अब बताओ इसमें लिपिड है कि ग्लाइकोलिपिड? तो लिपिड बनना एसईआर, लेकिन उसका ग्लाइकोलिपिड हो जाना
और इसलिए लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी 3 काम करते हैं, PPT, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल जो होगा वो प्रोसेस किया जाएगा। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, उसे पैक किया जाएगा। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और भाइयों बहनों, ट्रांसपोर्ट मैंने बताए थे, या तो सेल के अंदर, या तो सेल के, और या तो सेल के, अगर सेल के अंदर छोड़ा गया तो छोड़ा जाएगा लाइसोसोम में, जो हमारा अगला स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर सेल के अंदर छोड़ा गया तो, और सेल के बाहर छोड़ा तो थ्रू मेम्ब्रेन। 4 तरीके का डिफ्यूजन, सिंपल, फैसिलिटेड, ऑस्मोसिस तो वाटर का था, सिंपल, फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भूल गए आप लोग, याद है ना? भूल गए बेटा, भूल गए, याद है? आजकल शांत हो। टीचर की बात का बुरा मानकर ईगो मत किया करो, मैं तो तुम्हें डांटूंगा ही, मेरा हक नहीं है कि नहीं? खड़े हो। उसको मैंने इतना मारा है, वो अभी बाहर मिलेगा और वो मुझसे खुश हो जाएगा। आप कहोगे सर हम तो ऐसा नहीं मार खा के खुश नहीं होते। ऐसा क्या कह दिया मैंने? तो तुम्हें कल मारा भी नहीं था कि सर आपने कह दिया था आधी गगरी छलकती ज्यादा है सर, और मेरी इंसल्ट हो गई, इसलिए मैं कल से शांत हो गया। शांत रहो लेकिन जवाब दो, जब मैं पूछूं जवाब दो। ऐसा नहीं कि अब तुम बुलबे ना करेंगे। रसगुल्ला लाओ कि नहीं लाओगे? बैठो। आप तो ये नहीं लाए तो तुम ले आना, बस ठीक है, ठीक है। अब बताओ कहां से घुसोगे? सिस से। कहां से निकलोगे? और जब निकलोगे तो बताओ वही रहोगे कि मॉडिफायर? लिपिड का, हाँ, प्रोटीन का। तो बताओ ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन कहां होता है? ER में। और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड कहां होता है? कितने काम है? 3। PPT। व्हाट इज P? व्हाट इज P? पैकेजिंग। फिर व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? तो बताओ गोल्गी बॉडी अपना कोई भी सब्सटेंस कहां ट्रांसपोर्ट करेंगी? या तो सेल के बाहर, या तो सेल के अंदर। और भाइयों बहनों, सेल के बाहर छोड़ना इट इज नोन एज सिक्रीशन। तो कई बार बोलते हैं चौथा काम है सिक्रीशन। यस, आप सिक्रीशन भी लिखिए। बताओ PPT। यस, बताओ गोल्गी बॉडी के कितने काम? 4। नंबर 1 प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। और प्रोसेसिंग का मतलब प्रोटीन वही रहे कि बदल जाए? बदल जाए। तो प्रोटीन बन जाए ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड बन जाए ग्लाइको। तो प्रोसेसिंग के आगे लिख लेना ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब चीजों में ग्लाइको जोड़ना, और ग्लाइको प्रोटीन में जोड़ना तो नाम बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड में जोड़ना तो ग्लाइको। तो ये 4 या 5 काम मेरे साथ चिल्ला लो। P फॉर प्रोसेसिंग, P फॉर पैकेजिंग, T फॉर, S फॉर सिक्रीशन। पक्का? अब जरा स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करो। याद है? हेड याद है? हेड में एक्रोसोम याद है? एक्रोसोम मेड अप ऑफ। एक्रोसोम में क्या था? और याद करो एक्रोसोम ही आगे चल के एंजाइम निकालता था। अगर एंजाइम निकालना है तो प्रोटीन के होंगे। तो बताओ एक्रोसोम के पास प्रोटीन कहां से आई? ER से। लेकिन स्टोर किए हुए बैठा है, तो क्या किया है? प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट। तो बताओ एक्रोसोम के पास एंजाइम है? अब पूछ लूंगा, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। याद है? एक था हाइड्रोनाइडेज, एक था एक्रोसिन, याद है? और एक था CPE। व्हाट इज CPE? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये था गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के फंक्शन NCERT में इससे ज्यादा लिखे हैं क्या? कुछ और लिखा है? तो मैं अगली बार पूछूंगा ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा, एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएं। अब पता नहीं, हो सकता है तुम पढ़ो कि ना पढ़ो। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो सोचना सुनील सर को पागलपन का दौरा 15 मिनट का पड़ा था और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए थे। बोलते थे चाहे जितना बड़ा तुम mRNA ले आओ,
लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस वहीं से चालू होगी जहां पर क्या हो, AUG। फिर से बोलो, और AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन। बोलो कौन सा कोडॉन? स्टार्ट कोडॉन, इट इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। और AUG जो होता है वो मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनाता है। ये मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जेनेटिक्स में दोबारा पढ़ा दूं। तो याद रखना, mRNA से जब भी प्रोटीन बननी चाहिए, उस प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होना चाहिए, मिथियोनिन। और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मैं तुमको बीटा चेन ऑफ प्रोटीन बता सकता हूं, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तुम्हारे कोर्स में भी है, जिसका पहला अमीनो एसिड है वैलिन। बोलो क्या है? छठे पे है ग्लूटामिक एसिड, वो भी चेंज हो जाता है वैलिन। कुछ लोगों को दौरे पड़ने लगे, ये क्या हो रहा है, याद है? मैं ये छठा पढ़ाना ही नहीं चाहता, मैं पहला पढ़ाना। पहला क्या है, वैलिन। तो सर तो फंस गए। सर अगर प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा AUG से होती है, किससे होती है? तो उससे बनने वाली प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होना चाहिए, मिथियोनिन। पर हर बार प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन। इसका मतलब है जो प्रोटीन चेन में लंबी चेन बनती है, उसके सारे अमीनो एसिड कभी कभी रहते हैं और कभी कभी हटा दिए जाते हैं। और जब ये प्रोटीन के सारे अमीनो एसिड न रख के हटा दिए जाते हैं, तो बताओ प्रोटीन वही रहेगी, प्रोसेसिंग की गई, और वो कहां हुआ? हाँ? तो जितनी बड़ी प्रोटीन बनी, क्या वही उतनी ही बड़ी प्रोटीन आगे एंजाइम बनाएगी? नो। क्या वो बाद में प्रोसेस की जाएगी? और इसलिए हर प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड जरूरी नहीं, लेकिन बनते समय ये जरूरी है कि वो क्या होगा, मिथियोनिन। लेकिन प्रोसेस होने के समय जरूरी नहीं है कि वो मिथियोनिन हो, और इसलिए उसे रखा जाएगा कि हटा भी जा सकता। और इसका बढ़िया उदाहरण है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का पहला अमीनो एसिड, इसका मतलब प्रोटीन जो बनती हैं वो वैसी रहती हैं कि प्रोसेस हो जाता है। तो बताओ तीन काम, PPT, P फॉर पैकेजिंग, T फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन, याद रहेगा। तो क्या प्रोटीन का साइज छोटा होना, बड़ा होना भी काम गोल्गी बॉडी का है? यस। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना भी, सिक्रीशन करना भी, पैकेजिंग करना भी, ट्रांसपोर्ट करना भी। ट्रांसपोर्ट या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। अभी भी नहीं आया। कितने विंडो मेम्ब्रेनस पढ़ लिए? 4। पहला कौन? दूसरा ER और गोल्गी बॉडी में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों एक ही जैसे स्ट्रक्चर के बने, दोनों में वेसाइक ट्यूब्यूल, तीसरों में वेसाइकल। बताओ किसका वेसाइकल किसके अंदर घुसता है? ER का वेसाइकल गोल्गी बॉडी के अंदर घुसता है। किस फेस में? और ये NCERT की लाइन जहां मिल जाए अंडरलाइन कर लेना कि ER से निकला हुआ वेसाइकल किस फेज में घुसता है? सिस। और सिस फेज में घुस करके ट्रांस फेज से निकलता है। और जब निकलता है तो प्रोटीन वही रहती कि मॉडिफाई। क्या प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन हो गई है? क्या प्रोटीन छोटी भी हो चुकी है? क्या किसी को ये लाइन मिली कि वेसाइकल ऑफ RER इंटर इनटू द सिस फेज? मिला? तो बताओ वेसाइकल दोनों जगह हैं, कहाँ? ER में भी। और नाउ द थर्ड इज लाइसोसोम। It is lysosome. Lysosome are single membranous structures which stores enzymes. Lysosome are single membranous structure which store enzymes. The lysosome was discovered by Dewey
लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाई डी डुए और द डे डुए। याद रखना, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सो वी कैन से लाइसोसोम आर वेसाइकल्स। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, बताओ ER 1 की 3 सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल, गोल्गी बॉडी 3 सिस्टर्नी वेसाइकल ट्यूब्यूल। लाइसोसोम में नो सिस्टर्नी, नो ट्यूब्यूल, ओनली। याद रखना, लाइसोसोम की खास बात है, दे स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और एक फ्रेज लिखेंगे सारे लोग, यहां पर एक फ्रेज लिखेंगे और ये हमेशा ट्रुथ रहेगी, एवरी टाइम। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम, all the digestive enzymes are hydrolytic in nature। ये कभी लाइन ये कभी खराब नहीं होगी। इस दुनिया में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? They break bond in presence of water. They break the bond in presence of water. And those enzymes which break the bond in presence of water, they are known as hydrolytic enzyme. For example, अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है तो हमारे पास जो एंजाइम होगा, इट इज नोन एज प्रोटीनेज या फिर प्रोटीएज, दोनों ही चलेगा, दोनों ही चल जाएगा। अगर मुझे स्टार्च मतलब एमाइलो को डाइजेस्ट कराना है, दैट इज एमाइलेज। अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराना है, यस, इट इज नोन एज न्यूक्लियस। और अगर मुझे लिपिड को डाइजेस्ट कराना है, इट इज लाइपेज। अगर मुझे सुक्रोज को डाइजेस्ट कराना, कार्बोहाइड्रेट को जरा डाइजेस्ट कराना है, कार्बोहाइड्रेज। तो इनके पास डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सो दे हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम। और अब मेरी सेंट्रल डॉग्मा की फेज पूरी होती है। जो लोग भी दिमाग लगाएंगे वो समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस, बोलो क्या? न्यूक्लियस में डीएनए, बोलो क्या? डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। कहाँ गया? ईआर। कहाँ गया? कौन सा ईआर? क्या बनाई? प्रोटीन। शाबाश। प्रोटीन गई गोल्गी बॉडी, बोलो क्या? इसको पैकेट किया गया और प्रोटीन को पैकेट करके बनाए गए एंजाइम। फिर से बोलो। तो बताओ एंजाइम कहाँ गए? लाइसोसोम। तो ये वो बात थी जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। बताओ ये स्ट्रक्चर से जुड़े कि फंक्शन से? न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए से क्या बना? कहाँ गया? आरईआर से। प्रोटीन कहाँ गई? गोल्गी बॉडी में पैक हुई, मॉडिफाई हुई, प्रोसेस हुई, क्या बनाया? कहां पैक हुई? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के पास एंजाइम आए हैं, नो डाउट, पर किसके थ्रू? सेंट्रल डॉग्मा। और सेंट्रल डॉग्मा कहता है कि डॉग की मम्मी का नाम डॉग्मा ना। सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम। जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसी प्रोटीन, वैसा। लोगों को सेंट्रल डॉग्मा दिखती है, मुझे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम दिखता है। न्यूक्लियस, बोलो क्या? आर्या। गोल्गी बॉडी, एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर्स के साथ की फंक्शन। तो लोगों को सेंट्रल डॉग्मा दिखता है, मुझे इसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनल दिखाई पड़ता है। डीएनए कहाँ? न्यूक्लियस। एमआरएनए कहाँ? आरईआर।
प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाकर कहां गया, गोल्गी बॉडी, और प्रोटीन के बाद क्रॉसिंग हुई, एंजाइम बनाया, कहां स्टोर हुआ। वन मोर थिंग, सब लोग ध्यान सुनेंगे, दुनिया के बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम एसिडिक पीएच में भी काम कर सकते हैं, अल्कलाइन पीएच में भी काम कर, स्टमक के एंजाइम फिर से इंटेस्टाइन के एल्कलाइन, पैनक्रियास के एल्कलाइन, सलाइवा के एसिडिक। तो बाकी एंजाइम एसिडिक और अल्कलाइन दोनों पीएच पे काम कर सकते हैं, लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम, बोलो, दे ऑलवेज वर्क अपॉन एसिडिक पीएच, केवल एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, बिलो 7, बिलो 5 पे ही काम करते हैं, एक्चुअली 5 पीएच से कम पे ही काम करते हैं, 1 से लेकर के 5 पीएच तक में ही काम करते हैं। बताओ पीएच स्केल 0 से 14 है कि 1 से 14? पता नहीं, ये भी नहीं मालूम। 7 अगर है तो न्यूट्रल की एसिडिक की बेसिक, 7 से ज्यादा एसिडिक और 7 से कम एसिडिक। एसिडिक पीएच पर ये काम करते हैं, यानी 7 से कम, ज्यादातर समय पर बिलो 5। पीएच अगर 5 से कम हो तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नींद आ रही है? छींक आ रही है, अच्छा, हमका नींद आ रही है। चलो भाई, जितने लोगों से मैं पूछता जाऊं बताते जाओ। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल, क्या इनमें एंजाइम है? और एंजाइम कैसे हैं? डाइजेस्टिव। कैसे हैं? पर बुक में डाइजेस्टिव नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? हाइड्रोलिटिक। फिर से बोलो। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम को डाइजेस्टिव बताने के लिए मैंने एक लाइन लिखा है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर। क्या मैंने उल्टा बोला? और हाइड्रोलिटिक आर डाइजेस्टिव? गलत मत बोल देना। ऑल हाइड्रोलिटिक आर नॉट डाइजेस्टिव, बट ऑल डाइजेस्टिव आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो बताओ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलो को, न्यूक्लिक एसिड को। क्या ये सारे एंजाइम हाइड्रोलिटिक है? और क्या ये सारे एंजाइम आपको लाइसोसोम में मिल सकते हैं? और लाइसोसोम के एंजाइम पीएच किस पे काम करेंगे? एसिडिक पीएच, 5 से कम कि 5 से ज्यादा? नींद आ रही है? यस सर। अब देखो, बोलते हैं कल हमने पढ़ी थी एंडोसाइटोसिस। खड़े हो हीरो, नींद आ रही है? नहीं, उसको मालूम है किसे खड़ा होना है। कल भाई मैंने तुमको पढ़ाई थी एंडोसाइटोसिस। क्या पढ़ाई थी? मतलब ये मान लो अमीबा है और अमीबा करना चाहता है एंडोसाइटोसिस। बताओ क्या क्या होती है एंडोसाइटोसिस? व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? यस यस, बिंदास बोलो। और ये मुझे दुखी करता है चीज। बैठ जाओ। एक तो तुम सो रहे हो, ऊपर से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। मान लीजिए अमीबा को मिला फूड। क्या मिला? अब ध्यान से देखते जाओ, सब लोग इधर देखो। तो वो फूड को अंदर लेने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर, क्योंकि अमीबा मल्टी सेलुलर है। और जब अमीबा फूड को सेल के अंदर लेने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बनाएगा फूड वैक्यूल। क्या बनाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्ज होकर के फूड को अंदर ले लेगी, यानी पॉकेट बना करके फूड को अंदर ले लेगी। फूड को अंदर लेना इट इज। अगर फूड सॉलिड है तो, अगर लिक्विड है तो पिनो। बोलो क्या? और कुछ देर बाद ध्यान सुनना, कुछ देर बाद इट विल कन्वर्ट इनटू फूड वैक्यूल। किसमें? तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पता नहीं सर। फूड प्रेजेंट है?
नो सर। और फूड जो प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा है। ये मेम्ब्रेन किसका पोर्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये डाइजेस्ट होना चाहता है। क्या होना चाहता है? इस डाइजेस्ट होने के लिए सबसे पहले लाइसोसोम आएंगे। कौन से? क्या इनमें एंजाइम है? जो अभी अभी लाइसोसोम बना है, इट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। देखो भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भूल जाओगे, पर एनसीईआरटी में इनके दो पोर्शन दिए हैं। प्राइमरी नहीं दिया, सेकेंडरी और टर्सरी दिया, यानी सेकेंडरी और रेजिडुअल बॉडी दिया, इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। कहां दिया वो मैं पढ़ा दूंगा। प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जो अभी अभी गोल्गी बॉडी से बना है, अभी अभी गोल्गी बॉडी से बना है। पहले ये होगा ईआर, ईआर से गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से वेसाइकल जो अभी भी बना उसका नाम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑल्सो नोन एज फैगोसोम। और जब ये इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा एंजाइम। क्या करेगा? और एंजाइम जब अंदर जाएंगे तो फूड बचेगा कि डाइजेस्ट? क्योंकि अमीबा के पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, नहीं होती। तो एक दिन खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद भी कुछ बेटा फीकल मैटर बचेगा। क्या बचेगा? जो डाइजेस्टेड है कि अनडाइजेस्टेड, उसको निकालने के लिए अमीबा के पास एनस नहीं है। तब इसके साथ लाइसोसोम भी बेटा अटैच होकर के आ जाएंगे, एंड इनकी बॉडी का नाम होगा रेजिडुअल बॉडी। बोलो क्या नाम है? तो लोग बोलते हैं भाइयों बहनों कि कुल मिलाकर के लाइसोसोम 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेजिडुअल। कितने प्रकार के? ना कितने प्रकार के? 4। पता है कितने? पगला गए हैं सर। यस, इसमें जो चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप है, इट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम होता यूं है कि कुछ बेटा ऑर्गन आपके रेजिडुअल ऑर्गन हो जाते हैं। मान लीजिए कोई एक छिपकली है, वो अपने पूंछ को काट के फेंक देने, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कोई एक सेल है जो खराब हो चुकी है, और वो सेल अब अपना जीवन खत्म कर चुकी है, और अब ये सेल अनवांटेड है। कैसी है? तो होगा क्या, इस सेल के अंदर कुछ लाइसोसोम जो होंगे वो अपने एंजाइम को बस्ट कर देंगे, और जब अपने एंजाइम को बस्ट कर देंगे तो बताओ सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो बचेगा कि डाइजेस्ट होगा? तो अपने आप को खा जाने वाला सोम, दैट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम। तो अगर बेटा लाइसोसोम सेल के अंदर फट जाए तो सेल बचेगी कि सेल डाइजेस्ट हो जाएगी? तो सेल डाइजेशन हो जाएगा और सेल खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कुछ बेटा लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने आप को, अपनी सेल को खा जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोफैगोसोम। और इस तरीके से अपनी पुरानी सेल को निकाला जाता है। याद रखना, दैट्स वाई सम टाइम दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। बोलो कौन सा? क्या ये आत्महत्या की बैग है? जिस कोशिका में ये फटे वो कोशिका बचेगी कि मर जाएगी? तो अपने आप को मार देना, इट इज सुसाइड। तो बताओ, इसीलिए इस बैग का नाम सुसाइड है। तो लाइसोसोम का पूरा दूसरा नाम सुसाइड है। बताओ लाइसोसोम टोटल कितने प्रकार के हैं? 4 बता पाओगे? बोलो कौन? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफैगोसोम। नहीं आया? अभी मैंने केवल क्या पढ़ाया? लाइसोसोम। तो बताओ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कितने सिस्टम पढ़ा दिए? पता ही नहीं। हटा दें? पहले तीनों पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग सो गए। देखा मैंने, एक्चुअली देखा मैंने। क्या पंखा चलवाएं? नहीं तो तुमको नींद आ जाएगी। तुम 2 बार झपकी मार चुके हो, कसम मम्मी की, तुम 2 बार झपकी मार चुके हो, हमने देखा है। अच्छा, तुम वो आंख बंद करके मतलब ध्यान लगा रहे होगे, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आंख बंद करके ध्यान लगा रहे होगे। यस सर।
और फिर जब आंख बंद के ध्यान लगा रहे हो तो जमाई भी आ गई होगी, है ना। काहे पढ़ा रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है वो स्ट्रक्चरली जुड़ा होता है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग थे। आइटम होगा। अभी तो तुम सवेरा हुआ नहीं, दूसरा दिन तो हुआ नहीं, आज ही का आज भूल गए तुम। अभी देखना, अभी एक चुटकुला सुनाओ, सब समझ। अच्छा, जाग गए। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो मुझे पता चला कि लाइसोसोम एक प्रकार के कि 4 तो 4 प्रकार के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल, ऑटो। इसमें कौन है सुसाइडल है? ऑटोफेगोसोम अपने आप को डाइजेस्ट कर देगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ द वैक्यूल, इट इज द 4th वन, वैक्यूल। ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। सर साइकोलॉजी ऐसी क्यों है सर, या फिर आप इतने ज्यादा बोरिंग क्यों हो सर? दोनों ही बातें हैं कि ऐसी ऐसी जमाइयां लोग मार रहे हैं, ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े। कुछ लोगों ने तो मास्क पहन लिया कि जमाई आए दिखे ना। अब कुछ लोग आधे में आकर के रोकते हैं। वो देखते सुनील सर देख रहे, पहले तो जमाई लेने के मूड में होते, मेरी नजर पड़ जाती। मैं ऐसे इधर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुड़ा, एक ने पूरा भर लिया था साथ। अब कुछ ऐसे करते हैं। हम पूछते हैं बेटा लाइसोसोम, और सुनील सर है लाइसोसोम वैक्यूल, यार पढ़ाए जा रहे आइटमों का सर। छोड़ो, हमको नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना है बेटा। जिंदगी में सब कुछ ना करना, लेकिन पढ़ना कभी मत छोड़ना, है ना। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहे। आवाज बिना कुछ कहे ताली बजाना हमको नहीं पसंद है। ताली वाली बजाना बिल्कुल नहीं पसंद। जब ताली बजती तो हमें लगता है हमने पढ़ाई छोड़कर कुछ बदतमीजी वाली बात कही, क्योंकि तुम अच्छी बातों में ताली आज तक बजाए नहीं है बेटा। हमारे सर थे, वो कहा करते थे, अभी भी कहते हैं, जब कभी भी पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन तो कहते हैं सर का क्या नाम है, एक ही तो सर है जिन्होंने सबको बनाया जी, आदरणीय सिंह सर। तो वो हमसे कहा करते थे, देखो उन्होंने हमको डॉक्टर भी बनाया, मास्टर भी बनाया, सब कुछ बनाया। पहले पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बनाया, और जब पढ़ लिए तो कहते हैं पढ़ाओ। फिर हमको पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाना सिखाया और फिर मास्टर बनाया। तो उन्हीं ने, उनकी कृपा रोटी पानी चल रहा था। जब हम अपने गुरुदेव की बात करते हैं तो उन्हीं करते हैं। तो वो ये कहा करते हैं कि नहीं कहेंगे तो कहें, हाँ, तो कहते हैं कि बुझ गई क्षमा। क्षमा मतलब समझते हो? उर्दू में है। तो बुझ गई क्षमा तो फिर जल सकती है, और मायूस ना हो तकदीर किसी भी वक्त। तो उसके लिए क्या करना है? सो जाना है, जमाई लेना है। ना सोना है ना जमाई लेना है, पढ़ना है। पढ़ना है, चलो भाई। सो वैक्यूल इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। And it have inside it single membranous structure which contain water, sap, excretory substances
कि वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है वाटर, एक होता है सैप। यकीन मानिए मैंने पहली बार क्वेश्चन गलत किया था, और जब मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सेल सैप या फिर वेयर द सेल सैप इज प्रेजेंट, मुझे लगा सेल सैप साइटोप्लाज्म को कहते होंगे। किसको? तो मैंने सेल सैप मतलब साइटोप्लाज्म लगा दिया था, जो सही है कि गलत है? सेल के अंदर प्रेजेंट सैप इट इज नॉट साइटोप्लाज्म, इट इज द मटेरियल ऑफ वैक्यूल। मटेरियल ऑफ, तो इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर सैप है, एंड दैट सैप इज नोन एज, और इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है। और बोलते हैं ये क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। बिकॉज इस वैक्यूल को जो सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। बोलो क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। और मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन, फिर से बोलो, अगर वो नेचुरल है, अगर वो, तो उसमें यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? यानी उसमें बना होगा प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन, या फिर सिंगर निकोल्सन मॉडल लगेगा। क्या? दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक। इसका मतलब टोनोप्लास्ट किसकी बनी है? वही दो चीज, बोलो कौन? एक कौन? प्रोटीन, प्रोटीन है, और एक कौन? फॉस्फोलिपिड। फिर से बोलो। और याद रखना, अगर ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी है तो इसका काम है ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या? और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी। पैसिव की एक्टिव? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। शब्द याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी को याद है व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, शाबाश, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अलोंग के अगेंस्ट, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन अंदर ले जाएगी। हाँ? और सेल्स है और सब्सटेंसेस, जितने अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे, उनको कहां रखा जाएगा? हाँ? वैक्यूल के अंदर। एक क्या जबरदस्त क्वेश्चन आया, 2017 या 18 का होगा। बेटा मुझे सन भूल जाता हूं, मैं पहले से बता रहा हूं, लेकिन इतना जबरदस्त क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का ही, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई था। उन्होंने बोला देयर इज वन पिगमेंट नोन एज एंथोसायनिन। बोलो क्या नाम है? एंथोसायनिन। एंथो का मतलब होता है फ्लावर, सायनिन का मतलब ब्लू। तो ब्लू फ्लावर या पर्पल फ्लावर कलर जिस पिगमेंट से आता है उसका नाम एंथोसायनिन। इट इज फ्लोरल पिगमेंट, फ्लावर का पिगमेंट है। और पूछा गया पिगमेंट एक्चुअली मेम्ब्रेन में होने चाहिए। किसमें होना चाहिए? जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, भूल गए, कैरोटीन पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये सिंगल बेटा पिगमेंट है जो पाया जाता है कहां? सेल सैप। कहां पर? इसका मतलब एंथोसायनिन नाम का जो पिगमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन वैक्यूल। कौन सी वैक्यूल? कौन सा वैक्यूल? दैट इज सेंट्रल वैक्यूल। और ये सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के केस में स्मॉल की लार्ज, हाँ? और बोलते हैं प्लांट की सेल का लगभग 90% पोर्शन, कौन सा? 90% पोर्शन केवल वैक्यूल का है। और उसके चारों तरफ, हितेन बाबू खड़े हो, एल्गी में वैक्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट साइटोप्लाज्म का नाम। मारेंगे तो बुरा मान जाओगे? हाँ, मारना मेरा काम है। स्टार्च सीथ। एनीवन इन क्लास? गुड, यस, बोलो। इट वॉज द प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। वेरी गुड। ओनली 3%, 3 लोगों 4 लोगों को मालूम है बस। जब भी बीच में वैक्यूल आएगा
तो इस वैक्यूल में साइटोप्लाज्म आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? सेल्स है। तो बताओ साइटोप्लाज्म बीच में रहेगा कि पेरीफेरी? और एल्गी के केस में, किस केस में? ये जो साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में चला जाता है, इस साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी में जाने के बाद इसका एक नाम दिया गया, बोलो, प्रिमोर्डियल यूट्रिकल। क्या नाम था? पढ़ाया है बेटा, जाके घर में दोबारा देखना। कौन सा यूट्रिकल? और याद रखना इसका मतलब है प्लांट के केस में ये जो बेटा वैक्यूल है कितना परसेंट रखता है? 90%। बाकी साइटोप्लाज्म कहाँ गया? वैक्यूल के अंदर की बाहर? हाँ? और बताओ सेंटर में कि पेरीफेरी में? और रिंग से साइटोप्लाज्म बचेगा चारों तरफ, दैट इज नोन एज प्रिमोर्डियल यूट्रिकल। नहीं लिखाऊंगा दोबारा, एल्गी में लिखा चुका, क्योंकि यहाँ प्लांट पढ़ा रहा हूँ। प्लांट में प्रिमोर्डियल यूट्रिकल नहीं होता, कहाँ होता है? एल्गी। चलो बोलो, वैक्यूल डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल? हाँ? और क्या सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? इसके अंदर वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, अनवांटेड चीजें हैं। बताओ प्लांट के केस में कितना परसेंट स्ट्रक्चर रहता है? 90%। और इसकी मेम्ब्रेन का नाम भूल गए? मेम्ब्रेन का नाम क्या? ये सेमी परमेबल है? यस सर। बताओ ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रही है कि एक्टिव? चीजों को एक्टिवली अंदर डाला जा रहा है। बताओ एक्टिवली क्या अंदर डाला जा रहा है? वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट। तो बताओ ये वैक्यूल का साइज घटता रहेगा कि बढ़ता रहेगा? हाँ? और प्लांट के केस में ये सबसे बड़ा कि छोटा? बड़ा। बताओ क्या एनिमल के केस में भी ये वैक्यूल होते हैं? यस। पर ये वैक्यूल लार्जर कि स्मॉलर? हाँ? स्मॉलर। आगे बढ़े? नहीं सर। हाँ बोलो, अब बताओ वैक्यूल डबल मेम्ब्रेनस की सिंगल? और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है? साइटोप्लाज्म की सेल्स है, सेल्स। वाटर होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। मेम्ब्रेन का नाम? हाँ? पक्का? अच्छा, छोटी सी कहानी सुनना, हालांकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, घड़ी की तरफ देख के मन नहीं करता कई बार, लेकिन अब करोगे क्या? पढ़ना तो है। बताओ अमीबा का नाम सुना है? और अमीबा एक प्लांट है। अमीबा प्लांट है कि एनिमल? तो बताओ सेल वॉल है कि नहीं? अब इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो। अमीबा के पास अपना न्यूक्लियस है और अमीबा के पास साइटोप्लाज्म है। क्या बेटा? साइटोप्लाज्म मतलब सॉल्यूशन की सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। वाह मेरे बच्चे। अरे चीनी को पानी में घोला तो पानी बचा, चीनी बचा कि शरबत? शरबत इज। अगर बेटा साइटोप्लाज्म में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो? और अगर मैं बोलूं कि बेटा साइटोप्लाज्म होना एक सॉल्यूशन होने के बराबर है तो सही है कि गलत है? गलत है। और अब मैंने ऐसे अमीबा को फ्रेश वाटर में रखा। किस में रखा? जरा ध्यान से देखना, फ्रेश वाटर में रखा। और जैसे ही मैंने फ्रेश वाटर में रखा, कुछ लोग तो ऑस्मोसिस समझते होंगे, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से। सर ये कैसे जाना कि यहाँ लोअर कंसंट्रेशन? अरे बेटा यहाँ सोल्यूशन है और यहाँ प्योर वाटर। बोलो क्या है? प्योर वाटर इज 100% वाटर। और यहाँ वाटर के साथ सॉल्यूट है तो वाटर बाहर ज्यादा कि कम? और यहाँ तो पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर गया तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज घटेगा। अगर बेटा ये बढ़ने लगा तो अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेशर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड है कि फ्लूइड है? भूल गए? रिजिड की फ्लूइड। और अगर फ्लूइड है तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी कि बस्ट? तो बताओ अमीबा बचेगा कि मर जाएगा? पल्ले ही नहीं पड़ा। पड़ा? अब अमीबा एक जुगाड़ ढूंढता है और उस जुगाड़ का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बोलो क्या नाम? दीज आर द सिंपल वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल। जैसे ही किसी अमीबा को फ्रेश वाटर में रखो, कहां रखो? तो ये एक्स्ट्रा पानी को साइटोप्लाज्म में लाता है कि वैक्यूल के में? और वैक्यूल अपना साइज छोटा करेगा कि बड़ा? और वैक्यूल बढ़ता जाएगा बजाय साइटोप्लाज्म। तो बताओ देर से फटेगा कि जल्दी? देर से। नो डाउट, अगर फिर भी रखा ही रहा तो फट ही जाएगा अमीबा, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए एक स्पेशल वैक्यूल होता है। नाम बताओ?
और एनसीईआरटी में जहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा है प्लीज अंडरलाइन कर लो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को कंटेन कर लेते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ ये कहां मिलेंगे? अमीबा में। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं ऑस्मोसिस का रेगुलेशन। ऑस्मोसिस का, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। और ज्यादातर समय पर प्रोटोजोआ अमीबा में पाए जाते हैं। तो प्लांट में एक वैक्यूल था, दैट वाज द नॉर्मल वैक्यूल। कैसा वैक्यूल था? लेकिन एनिमल में भी एक वैक्यूल हुआ और उसका नाम क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल। और यहां पर भी एक्टिव पल्सेशन है। अब बताओ, इसी अमीबा को, फिर से सुनो, इसी अमीबा को मरीन वाटर में रख दो। किसमें? अगर मरीन वाटर में रख दिया, ध्यान सुनो, तो उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल छोटा था पहले की बड़ा? बड़ा। छोटा था। अब बताओ कहां रख दिया? खारे पानी में। तो खारे पानी का कंसंट्रेशन कम कि ज्यादा? तो बताओ अंदर पानी ज्यादा, बाहर। तो बताओ ये पानी लॉस करेगा? साइटोप्लाज्म से कि वैक्यूल से? तो वैक्यूल का साइज छोटा कि बड़ा? छोटा। तो अगर अमीबा को तुमने खारे पानी में रखा तो अमीबा छोटा होगा कि वैक्यूल? अमीबा छोटा, वैक्यूल छोटा होगा। और अगर अमीबा को फ्रेश वाटर में रखा तो अमीबा बड़ा होगा। तो जो वैक्यूल छोटा या बड़ा हो सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, उसका नाम। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसे रेगुलेट करता है? ऑस्मोसिस। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो भैया एक वैक्यूल तो आ गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और एक वैक्यूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एंडोसाइटोसिस के दौरान। नाम बताओ? फूड वैक्यूल। हाँ, तो बताओ 3 वैक्यूल पढ़ा दिए मैंने, बोलो पढ़ाओ कौन कौन? भूल गए? एक प्लांट वैक्यूल था, उसके अंदर पानी था कि सैप था? एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर सैप है कि वाटर? वाटर। नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और एक कौन है? फूड वैक्यूल। सेल ने एंडोसाइटोसिस की थी, खाना अंदर आया था, खाना अंदर आया था तो फूड वैक्यूल के अंदर सैप की फूड। देखो सुन लो एक बात, मुझे मालूम है तुम जल्दबाजी में सुनते नहीं हो। नॉर्मल वैक्यूल में सेल सैप, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में वाटर, वाटर एंड मिनरल। 5 मिनट और दो। जो जो मैं पूछता जाऊं जवाब देते जाओ, फिर घर चले जाना। हाँ भाई, नॉर्मल वैक्यूल में, प्लांट वैक्यूल में सेल सैप। बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा बता, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड। और फूड वैक्यूल में फूड। और अब तो मेगा जी को आज मारना ही है क्योंकि उन्होंने 2 क्लासेस छोड़ी हैं, तो आज मेरा मन इनको बिना मारे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। देयर इज अ थर्ड वैक्यूल नोन एज स्यूडो वैक्यूल। अब मैं केवल एक क्लू दे रहा हूं, अगर तुमने बता दिया तो तुम बच जाओगे, और जिसने भी इनकी मदद की वो मारा जाएगा। स्यूडो वैक्यूल आर द वैक्यूल, खड़ी हो, बट दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। दे आर, याद रखना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। बोलो क्या नाम है? यस, फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन में भी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट देयर आर सूडो वैक्यूल जो नॉन मेम्ब्रेनस है, जनरली प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्लू नहीं बता सकते। बताओ, साइकोलॉजी तो तैयार है ना तुम्हारी? हाँ, अब आ जाओ इधर, चलो आओ, ला दो डंडा, खाना चाहिए इनको। अच्छी खासी सिलेक्शन के कगार पे खड़ी हैं ये। इस बार इनके नंबर 500 कितने आए? 40, 10, 530, कुछ 60-70 के आसपास हैं। एकदम सिलेक्शन के लिए कगार में खड़ी हैं। ये फाउंडेशन बैच की बच्ची हैं, पहला साल है इनका तैयारी का फाउंडेशन के बाद। सी इज डूइंग गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इनको मार डालेगा। वो कौन सा? बाकी लोगों को मालूम है, साइनोबैक्टीरिया में है, पर्पल बैक्टीरिया में है, ग्रीन बैक्टीरिया में है, गैस वैक्यूल, एंड दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडी। मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? भाग जाओ। तो टोटल हो गए 4 वैक्यूल। कितने? चारों याद हैं? प्लांट वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। दैट इज अ रियल वैक्यूल और सूडो वैक्यूल, क्योंकि उनको मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस। इंक्लूजन बॉडी है,
और कितनी जगह पे पाई गई? 3। अब वो देख रहा कि है कि नहीं है। 3 बोलो कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल। और बोलोगे सर आप तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हो। नॉट इवन सिंगल थिंग इज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। बताओ आपकी बुक में गैस वैक्यूल है? कहां पर? प्रोकैरियोट। फूड वैक्यूल है? यहीं लिखा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है? प्लांट वैक्यूल है? 90% जो साइज ले जाएगा वो कौन? प्लांट वैक्यूल। जिसकी मेम्ब्रेन कम या ज्यादा होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हाँ, जो अपने अंदर फूड रखेगा, जो नॉन मेम्ब्रेनस है, क्योंकि बेटा इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो यूकैरियोट की प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो आज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया। कल जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आगे सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीजें पढ़ेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बंद कर दो इसे। शाम को 6 बजे कल एक्चुअली